अब हम प्रश्नावली 1.3 का नियम देखते हैं। तो प्रश्नावली 1.3 के 3 में हम सहभाज्य संख्या के ऊपर अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाएंगे। तो सबसे पहले हम सहभाज्य संख्या को जान लेते हैं, लेकिन सहभाज्य संख्या को जानने से पहले हम अभाज्य संख्या को जान लेते हैं, क्योंकि अभाज्य संख्या का हमको पता है तो हम सहभाज्य संख्या को आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर्स बोलते हैं। प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्या है। तो प्राइम नंबर्स होता क्या है? ऐसी संख्या है, हम यहां पे लिख देते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या है जिनका एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड न हो। जैसे गुणनखंड बताया गया था, एक एग्जांपल हम पिछला वाला लेते हैं। जैसे 6 हमने बताया, तो 6 को अगर हम खंड करें तो 2 तिहाई 6। तो ये जो आते हैं इन्हीं को 6 का गुणनखंड कहते हैं। यानी कि 6 का एक गुणनखंड 2 है और दूसरा गुणनखंड क्या है? 3 है। तो ऐसे ही जो अभाज्य संख्या होती है, तो 6 में 2 गुणनखंड मिले ना, ऐसे ही अभाज्य संख्या जो होती है उनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। एक तो एक होता है और एक वो खुद संख्याएं होती हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के लिए देखें तो हम एक तो ले नहीं सकते, क्योंकि एक का एक ही गुणनखंड खुद स्वयं नहीं हो सकता है। इसलिए अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 नहीं होगा, हम 2 से स्टार्ट करेंगे। तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। अगर हम 2 का खंड करें तो 2 का खंड केवल हम 1 गुणे 2 ही कर सकते हैं। एक तो 2 का गुणनखंड 1 आया और दूसरा क्या है? वो खुद संख्या है। ऐसे ही अगर हम 4 का करें तो 4 को हम 2 दूना के 4 एकम 4 लिख सकते हैं। एक तो है, 2 भी है, और इसका अगर हम चाहें तो 4 एकम 4 भी कर सकते हैं। यानी कि 4 खुद के और 1 के अलावा इसका एक दूसरा गुणनखंड 2 भी है। और यहाँ पर क्या रहे? अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर 2 आ रहा है, इसलिए 4 हमारा एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब हम 3 देखते हैं। तो 3 का अगर खंड करें तो 1 तिहाई 3 केवल इतना ही लिख सकते हैं। ऐसे ही 4 तो होगा नहीं। 5 का अगर देखें तो 5 को हम लिख सकते हैं 1 पंजे 5। यानी कि 5 का भी एक और खुद के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं हो सकता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। कितना है? 5। 5 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद कितना आएगा? 7। 7 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 9 आएगा। लेकिन 9 हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि 9 को हम लिख सकते हैं 9 एकम 9, 3 त्रिका 9, ऐसे लिख सकते हैं। तो खुद और 1 के अलावा भी इसका दूसरा गुणनखंड है 3, इसलिए यह एक अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो अभाज्य संख्या उसको कहेंगे जिसमें केवल 1 हो और वो खुद संख्या है, उसके अलावा कोई दूसरा गुणनखंड न हो। ये होता है अभाज्य संख्या। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं सहभाज्य संख्या पर। सहभाज्य संख्या क्या होते हैं? इसी के ऊपर ये डिपेंड है। अब सह मतलब साथ साथ, अभाज्य संख्या यानी कि ऐसी 2 संख्या हमको लेनी है जिनका उभयनिष्ठ, यानी कि जिनका मस अगर हम निकाले तो मस केवल कितना है? 1 है। तो हम लिखेंगे, इसका परिभाषा हो जाएगा उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब मस, यानी कि अगर 2 संख्याएं a और b दी हो और उनका अगर हम SCF निकालें
अगर वो एक के बराबर आता है, उनका एचसीएफ एक होता है, तो वो क्या होंगी, सह अभाज्य संख्याएं होंगी। कहने का मतलब यही है, अगर दो संख्याएं दी हो, उनका अगर हम एचसीएफ निकालें और एचसीएफ एक के बराबर आ जाए, तो वे जो दोनों संख्याएं दी हुई हैं वो क्या कहलाएंगी, सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हम 12 को लें तो 12 को हम लिख सकते हैं 3 चौक 12, 2 दूना के 4 तिहाई 12 और 12 एकम 12, इतना लिख सकते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पर क्या करेंगे, 4 और 3 का अगर ले लें तो 4 और 3 का अगर हम एचसीएफ निकालें, 4 और 3 का एचसीएफ निकालने पर कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 आएगा, यानी कि ये क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि सह अभाज्य संख्या है। जैसे 5 और 7, इनका भी एचसीएफ अगर निकाले तो कितना होगा, 1। ऐसे ही 11 और 5, इनका अगर हम एचसीएफ निकाले तब भी 1। यानी कि ऐसी दो संख्याओं का युग्म लेना है जिनका मौस 1 हो, उनको हम बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं। और सह अभाज्य संख्याओं को अंग्रेजी बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। तो उम्मीद है ये दोनों समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे। अब हम एक टॉपिक देख लेते हैं, परिमेय संख्याएं। हमने परिमेय संख्याएं पढ़ा था। तो परिमेय संख्याएं में बताया गया था ऐसी दो संख्याएं जो बटे में हो, यानी कि p बटा q के रूप में दी हो, उनको हम परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन एक कंडीशन होता है, q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये जो परिमेय संख्या है, ये दोनों परिमेय संख्याएं जो होती हैं सह अभाज्य संख्याएं ही होती हैं। ठीक है, यानी कि p और q का अगर हम एचसीएफ निकालें तो हमेशा एक ही आएगा। ठीक है, तो परिमेय संख्याओं में जो p और q होती है, p और q सह अभाज्य संख्याएं होती है। सह अभाज्य संख्याएं होती है। तो सह अभाज्य संख्या का मतलब समझ में आ गया होगा। यानी कि p और q का अगर हम एचसीएफ निकालें, एचसीएफ यानी कि एचसीएफ अगर हम निकाल लें p और q का, तो हमेशा कितना आना चाहिए, 1। अगर 1 के अलावा, ठीक है, p और q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड, इसी को बोलते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब क्या हो, यानी कि p का अगर हम खंड करें तो मान लीजिए a गुणे b ऐसे आया, q का हम खंड किए c गुणे d आया। ठीक है, अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड, इन दोनों में देखिए कुछ नहीं मिल रहा है, यानी कि p और q का अगर निकाले तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड आता है तो वह सहअभाज्य संख्या होगी। लेकिन अगर 1 को छोड़ के कुछ मिल जाता है, जैसे यहाँ पर b दोनों में हो, यहाँ पर b और b दोनों में है, यानी कि p और q का एचसीएफ अगर हम निकालें, HCF निकालने पे, p और q का एचसीएफ निकालने पर यहाँ पर कितना आएगा, दोनों में कॉमन क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड b है। तो यहाँ पर अगर हम दो संख्याएं बटे में दी हैं, यानी कि परिमेय संख्या दिया हुआ है, और परिमेय संख्या में अगर हम p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा कोई दूसरा आ जाए, जैसे यहाँ पर b आ गया, तब ये दोनों संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं होंगी। तो अब इसके हिसाब से जो है डेफिनेशन परिमेय संख्या का बदल गया। यानी कि परिमेय संख्या उसको कहते हैं जो दो संख्याएं बटे में हो और q बराबर ना 0 के बराबर ना हो, लेकिन जहां पर p और q होती है सहअभाज्य संख्या, यानी कि p और q का अगर हम एचसीएफ निकालें तो हमेशा कितना आएगा, 1। तो यानी कि इसके हिसाब से अगर हम परिमेय संख्या लिखें
तो जैसे लिखा जाएगा 3/4, ऐसे ही 2/3, ऐसे ही 7/3। तो कुछ इस तरीके की संख्याएं आती हैं परिमेय संख्याओं में। तो समझ में आ गया होगा परिमेय संख्याएं किसे करते हैं। 3/4, 7/11, कुछ इस प्रकार से हमारी संख्याएं आती है। तो इस प्रकार की संख्या आएंगी तो उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा, उनको बोलते हैं परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याओं का प्रयोग इसमें आएगा, अगर कोई संख्या परिमेय संख्या हो तो कोई संख्या, जैसे अगर हम a को परिमेय संख्या मानते हैं तो a को हम, अगर a कोई परिमेय संख्या है तो a को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ये भी ध्यान में रखना है। अब हम एक प्रमेय देखेंगे लास्ट, जो इस प्रश्नावली 1.3 में रामबाण का काम करेगा। प्रमेय है यदि होगा, यह प्रमेय है। प्रमेय कहता है यदि किसी संख्या का वर्ग, जैसे कोई संख्या हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए p, अगर हम कोई संख्या p ले लेते हैं और उसका वर्ग करते हैं p², अगर इस संख्या का वर्ग किसी अन्य संख्या, जैसे मान लीजिए a से, यानी कि a से अगर हम p में भाग दें तो a से p में भाग देने पर यह पूरी तरीके से कट जाता है, विभाज्य है। क्या है? विभाजित है। अगर p² a से विभाजित है तो p² का अगर वर्गमूल निकालें तो वर्गमूल हमको पता है कि किसी भी वर्ग संख्या का जो वर्गमूल होता है स्क्वायर कड़ी को हटा देता है, केवल a बाहर आता है। तो ऐसे ही इसका अगर वर्गमूल निकाले तो स्क्वायर कड़ी को हटा देगा, केवल p आएगा। तो कह रहे हैं तो उस संख्या का वर्गमूल यानी कि p भी उस संख्या से विभाज्य होगा, यानी कि p भी a से विभाजित होगा, विभाजित होगा। ये नियम कह रहा है। तो इस नियम के अनुसार हम लगाएंगे। अब इस नियम की सहायता से हम प्रश्नावली 1.3 का नियम हल करेंगे, और ये रामबाण है। रामबाण, अगर ये हमको नहीं पता है तो हम प्रश्नावली 1.3 हमको सबसे कठिन प्रश्नावली लगेगा। तो इस नियम को अच्छी तरीके से हम दिमाग में बैठा लेंगे, और ये वाला अच्छी तरीके से याद होना चाहिए कि अगर किसी संख्या का वर्ग किसी दूसरी संख्या से विभाजित होती है तो संख्या का वर्गमूल, वर्गमूल बोले तो स्क्वायर कड़ी को हटा देता है। जैसे p² है, अगर हम इसका वर्गमूल निकाले तो स्क्वायर कड़ी को हटा देता है। और हटाता कैसे है? तो कड़ी मतलब होता है कड़ी। तो जब हम p² से वर्गमूल, वर्गमूल का मतलब हो गया इस वर्गमूल, इसको अगर हम चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, घात 1/2। हम जानते हैं घात पे घात का गुणा होता है, तो p² इंटू 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर p की घात 1 बचेगा। p की घात मतलब p, इसीलिए इसको हम क्या करते हैं यहाँ पर बाहर ऐसे लिख देते हैं। तो डायरेक्ट नियम समझ लो कि अगर किसी संख्या का वर्गमूल है तो जो संख्या का वर्ग होता है उस कड़ी को हटा देता है, केवल अंदर वाली संख्या आ जाती है, यानी कि स्क्वायर और कड़ी हट जाएगा, केवल कितना आएगा? p आएगा। अगर कोई संख्या स्क्वायर में है तब, और ऐसे ही है तो उसके साथ कड़ी लगा रहेगा। तो यही नियम है कि अगर किसी संख्या का वर्ग किसी दूसरी संख्या से विभाजित होती है तो उस संख्या का वर्गमूल भी उस संख्या से विभाजित होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम समझना चाहें तो समझ सकते हैं। जैसे हम 9 को लेते हैं, 9 3 से विभाज्य है, तो 9 का अगर हम वर्गमूल निकाल लें तो वो भी 3 से विभाज्य होगा। 9 का वर्गमूल कितना है? 3, 3/3 कितना आएगा? 1। तो कोई भी संख्या लो, अगर उसका उस संख्या का वर्ग किसी दूसरी संख्या से विभाज्य है तो उसका वर्गमूल निकाल लो, हमेशा वो दूसरी वाली संख्या से विभाज्य होगा। तो ये है प्रश्नावली 1.3 का हमारा नियम। तो इस तरीके से हम इस नियम को अच्छे से तैयार कर लेंगे तो हम प्रश्नावली 1.3 को हल
कर सकते हैं।